हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों को आरआरबी एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी आई है और जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो इनफैक्ट शॉर्ट नोटिस जिसकी जारी कर दी गई है आरआरबी टेक्नीशियन की, वहाँ भी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हम अपने चैनल पे आपको फ्री में ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। और आपकी अगर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है। और अगर आप जनरल पेपर भी देने जा रहे हो, जैसे कि आप CBT 1 देने जा रहे हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि साइंस का जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको हम यहाँ पे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करवाएंगे और सेट प्रोवाइड करेंगे। और रही बात ट्रेड की, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी आप हमारे क्लास को देखें, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूरा का पूरा क्लास डिस्कशन के साथ में और सेट प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ करके आप वहाँ पे अपने रैंक को सिक्योर कर सकते हैं और अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं आरआरबी एएलपी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। और अगर आप बहुत अच्छा कर जाते हैं CBT 1 में, CBT 2 के फर्स्ट पेपर में अच्छा कर जाते हैं, लेकिन अब साइंस एंड टेक जो ट्रेड पोर्शन आता है वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाते, वहाँ पे अगर आप 26 से 27 नंबर नहीं ला पाते हैं दोस्तों, तो आप चाहे कितना भी अच्छा किए हो पेपर 1 में, आप 100 में 100 क्यों नहीं लाए हो, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक अच्छी तैयारी के लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हम सेट प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपर डिस्कशन भी करवाएंगे और ज़रूरत होगा तो हम लाइव क्लास भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने दोस्तों को। आप सबों की उम्मीद, आप सबों की ताकत यहाँ से रिज़ल्ट ज़रूर करवाएगा, सबों का करवाएगा। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पूछा गया है। वैसे ये जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सभी वेरियस अलग अलग जो टेक्निकल एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो आरआरबी एएलपी की हो या टेक्नीशियन के हो या DMRC की हो, सिग्नल मेंटेनर का हो या फिर टेक्नीशियन सेल का हो या फिर आरआरबी जेईई सब का हो, सबका मिला जुला हुआ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सेम लगभग यही क्वेश्चन आपको मिलता जुलता हुआ आता है आरआरबी एएलपी के ट्रेड एग्ज़ाम में एंड जनरल पेपर में भी आ जाता है। वहाँ भी CBT 1 में और CBT 2 के फर्स्ट एग्ज़ाम में पेपर 1 में आपको देखना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि केवल DC परिपथ में, जो कि गलत है पूरी तरह से। ओम का नियम हमेशा AC परिपथ में और DC परिपथ में दोनों में लागू होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक ऑप्शन और है, AC और DC दोनों में। तो केवल DC बोले, DC में है, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ भी होता है। और AC यहाँ भी ओम का नियम लागू होगा, लेकिन अलग अलग ऑप्शन होने के कारण हम नहीं इसको लिख सकते हैं। AC और DC दोनों है तो दोनों को हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, वो आपको ऑप्शन C हो जाना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाना है वो C हो जाएगा, आपको देख सकते हैं, ये C हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कि ओम के नियम की अगर हम बात करते हैं तो ये AC और DC परिपथ दोनों में तो लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। मीन्स कोई भी चालक तार है, हमें दे दिया गया है, और यहाँ पे अगर I गुजर रही है इस चालक तार से, यहाँ का पोटेंशियल मीन्स विभव V1 है, यहाँ का विभव V2 है इस पॉइंट का। तो हमेशा ओम का नियम ये बोलता है ना कि किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा चालक तार के दोनों सिरों मीन्स ये एक A हो गया और एक अगर हम B ले लें, तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है मीन्स विभवों का अंतर, ठीक ना। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं V1 माइनस V2, ठीक ना। मीन्स जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो विभवांतर यानी विभवों के अंतर के समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉरी आप जैसा कि देख रहे थे, हाँ, तो ये विभवांतर के समानुपाती होगा। मीन्स किसी भी चालक तार के सिरों के बीच प्रवाहित होने वाला धारा
हमेशा चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होगा। वही इसमें दिखाया गया है कि ओम का नियम AC व DC दोनों परिपथों पर लागू होगा। ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उन प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमें फिजिकल कंडीशन का भी ध्यान रखना होता है। मीन्स ये जो थ्योरी है ये वहीं लागू होगा जहाँ पे फिजिकल कंडीशन जो है वो मेरा सेम हो, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, मतलब ताप नियत हो। दाब इसको भी अगर हो सके तो हम नियत ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब फिजिकल कंडीशन को हम क्या करके रखें, कांस्टेंट करके रखें, वहाँ पे ये पूरी तरह से लागू होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें वैद्युत उदासीन में से कोई भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है, उसी को हम बोलेंगे क्या, वैद्युत उदासीन। क्या बोलेंगे हम, वैद्युत उदासीन बोलेंगे। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा, ठीक ना। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए। तो लिखा है कि वैद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। वैद्युत उदासीन का अर्थ है किसी परमाणु में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के अंतर्गत अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक की चारों ओर परिक्रमा करता है। यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात आप देख सकते हैं, ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कुछ आवेश दिखाया गया है, ठीक ना। ये -1 यूनिट हम लेते हैं और एग्जैक्ट ये ऐसा नहीं है कि -1 कूलम होता है। मीन्स 1.6 10⁻⁻19 कूलम को ही इलेक्ट्रिसिटी रूल में या फिर साइंस में इसको -1 कूलम बोल दिया गया है, ठीक है। यानी कि -1 आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो वहीं हम प्रोटॉन की बात करें तो वहाँ पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मीन्स प्रोटॉन पे जो आवेश है ये उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला गया है, इकाई धन आवेश मान लिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे दिखाया गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.02 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम एंड प्रोटॉन का जो है वो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो परिपथ में अगर धारा 1.6 है तो 1 सेकेंड में परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो दिखाया गया है वो दोस्तों ऑप्शन सी है। मीन्स हम यहाँ देखें तो 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि कहीं भी हम देखते हैं तो I = होता है Q/T, ठीक है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि धारा जो होता है वो आवेश बटा समय होता है और हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं Q को N × E, मतलब N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है और इलेक्ट्रॉन दिखाता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश को, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसी को हम लिख सकते हैं Ne/T, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, Ne/T, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन बटा समय, ठीक ना। समय यहाँ पे 1 सेकेंड दिया हुआ है, क्या है, 1 सेकेंड है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, और धारा जो है 1.6 एम्पियर है। मीन्स 1.6 = क्या हो जाएगा, N × 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक ना। और टाइम 1। यहाँ से अगर हम n को कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ से हम n को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 1.6 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक ना। ये 1.6 कैंसिल और 10⁻⁻19 जो है इसको हम ऊपर करेंगे तो ये 10⁻19 बन जाएगा, ठीक ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा N =
इतना आ जाएगा। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 सेकंड में क्या करेगा, प्रवाहित होगा, मूव करेगा। ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे दिखाया गया है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है, 10 जूल है। तो 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या है। आप देख सकते हैं कि ये दिखाया गया एक सर्किट है जिसमें से 2 और 3 ओम का जो प्रतिरोध है, ये 2 और 3 ओम का प्रतिरोध सीरीज में है। ठीक ना, मतलब ये जो है ये सीरीज है, मतलब ये श्रेणी क्रम में है। और उसके साथ ये 10 ओम का है जो समांतर में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं। मतलब ये 2 और 3 ओम प्रतिरोध आपस में 10 के साथ में, या 10 ओम और ये ऊपर वाला 2-3 ओम प्रतिरोध एक साथ समांतर क्रम में है। अच्छा, इन दोनों का अगर हम देख लेते हैं, इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट देखते हैं श्रेणी क्रम में, तो 2 और 3 ये क्या बन जाएगा, 5 ओम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हाँ 5 ओम बन जाएगा। और उसके साथ ये 10 ओम है। ठीक ना। अच्छा, अगर ये 5 ओम बन जाएगा और ये 10 ओम पैरेलल में है, तो क्या यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो ये वोल्टेज दोनों के लिए लागू होगा, मीन्स ये 5 ओम के लिए भी और ये 10 ओम के लिए भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम वोल्टेज का कैलकुलेशन करेंगे, किसी तरह से हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल जाए। और हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है, पी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, नहीं। ठीक ना। और यहाँ पे जो दिखाया गया है कि 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना है, 10 जूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहीं पे ये अप्लाई करेंगे कि P 10 ओम के लिए क्या है, 10 जूल है। यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, यहाँ पे हम वोल्टेज भी मान लेते हैं, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ये क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 100 आ जाएगा ना, क्योंकि पावर में ये ऊष्मा जो है मेरा ये कितना दिया गया है, 10 जूल है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे हम पावर के लिए फार्मूला लगाए हैं, वी स्क्वायर बाई आर। किसके लिए फार्मूला लगाया गया है, पावर के लिए लगाया गया है। इसमें अगर हम टाइम से क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब एक का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि ये 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें ये ऊष्मा दे देगा। ठीक ना। तो ये वी स्क्वायर बाई आर इंटू 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब यहाँ से वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 मीन्स 100, और वी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, √100, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। आगे हम देखते हैं, आप देख सकते हैं ये 10 वोल्ट, यहाँ पे हम इसको हम 10 वोल्ट लिख देते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट, एक्स और वाई के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट है। आगे हम देखते हैं फिर कि यहाँ पे अब अगर ये 10 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट 2 और 3 ओम के प्रतिरोध के लिए भी काम कर जाएगा। मीन्स यही वोल्टेज सोर्स वहाँ भी काम आ रहा है, वहाँ भी करंट ये भेजेगा। ठीक ना। तो हम यहाँ पे धारा निकाल लेते हैं। धारा क्या हो जाएगा, धारा के लिए हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है, I इज इक्वल टू हो जाता है V बाई आर। अच्छा, R यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3, V क्या हो जाएगा मेरा 10, और ये 2 + 3 5, मीन्स 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इसी 2 एम्पियर में यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन हम देख ले पहले कि 1 सेकंड में 3 सेकंड में 3 ओम प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा क्या है। मीन्स 2 एम्पियर जो हमारे पास करंट आ गया है वो इस 2 ओम और 3 ओम दोनों से जाएगा। ठीक है, दोनों से क्या जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा। तो हम 1 सेकंड में इसमें उत्पन्न ऊष्मा नहीं निकाल सकते हैं, 3 एम्पियर में आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर, हम क्या करेंगे कि आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला लगा देंगे, नहीं यही ना लगा देंगे, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मीन्स आई यहाँ पे कितना आ गया है मेरा, इन दोनों में 2 एम्पियर, नहीं तो 2 का होल स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 3 ना ओम, और टाइम कितना दिया गया है 1 सेकेंड। मीन्स ये हो गया 2 दूनी 4 दिया 12 जूल। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। मीन्स 3 ओम के रजिस्टर में या फिर 3 ओम के प्रतिरोध में हमें 12 जूल की ऊष्मा प्राप्त होगी 1 सेकेंड में। कोई दिक्कत।
चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 है 5। क्या लिखा हुआ है कि यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। देखिए इसमें ऑप्शन से हमें चुनना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ ताप गुणांक का माप समान होगा, ठीक ना, जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो। हम श्रेणी क्रम में कुछ इस टाइप का लगाते हैं, ये R1, ये R2, ये R3। तो ज़रूरी नहीं कि समान हो भी सकता है, नहीं भी। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होगा। हाँ, ये एक पॉइंट पकड़ने वाली बात है कि इस तरह से 3 प्रतिरोध है मेरे पास, ठीक ना, और इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो करंट जाएगी आई, वो ये करंट आई इससे भी होकर जा रही है, इससे भी होकर जा रही है और इससे भी होकर जा रही है। कोई दिक्कत? तो करंट बिल्कुल समान होगा। मीन्स यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होगा, ठीक ना। यहीं पे आपको हम बोल दें कि प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच वोल्टेज का मान समान होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा वो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 केस देता हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे एक हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अच्छा, आप देख लीजिए ये एक बैटरी है, ठीक ना, ये प्लस है, ये माइनस इंड है, ठीक ना, करंट जा रही है। तो इसमें करंट तो सेम होगा, रेसिस्टेंस अलग अलग होने के कारण इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, मीन्स ये रेसिस्टेंस, ये प्रतिरोध जितना वोल्टेज का यूज करेगी वो ये होगा V1, उसी तरह से ये हो जाएगा V2, उसी तरह से ये हो जाएगा V3, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो होता है I इंटू R के बराबर, ठीक ना। तो यहाँ पे करंट जो है I है, R का मान जो भी हो हमें नहीं पता अभी, ठीक ना। तो I और R अगर करंट सेम है, एक हम R1 ले रहे हैं, उसी तरह से एक R2 ले रहे हैं, उसी तरह से एक R3, तो रेसिस्टेंस के मान अलग अलग होने के कारण, करंट जबकि सेम है फिर भी रेसिस्टेंस का मान, प्रतिरोध का मान अलग अलग होने के कारण इसमें सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। हाँ, ये सभी वोल्टेज का सम, अगर इन सभी वोल्टेज को हम जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल जो मेरा वोल्टेज है उसके बराबर आ जाएगा। वहीं हम बात करते हैं समांतर क्रम की, तो ये समांतर क्रम का कुछ ऐसा डायग्राम हम लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि समांतर क्रम में क्या होता है ना, कि बैटरी एक ही है, एक ही वोल्टेज सोर्स है, यही वोल्टेज सोर्स इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, वही वोल्टेज सोर्स इस प्रतिरोध के अक्रॉस भी होगा। मीन्स इस प्रतिरोध के लिए भी यही वोल्टेज सोर्स काम करेगा और इस प्रतिरोध के लिए भी यही वोल्टेज सोर्स काम करेगा। यहाँ पे वोल्टेज सबका क्या होगा, सेम ही होगा, और वो भी यहाँ पे जो बदलता है वो धारा बदलता है। मीन्स ये I1 है तो ये I2 हो जाएगा और इस R3 प्रतिरोध में ये I3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान सेम होगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये उसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है, आंसर सी है। आगे 6 है, वैद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। ये आसान सा बात है, किसी भी आवेश की SI यूनिट जो है वो क्या होती है, कूलम होती है। क्या? कूलम। एम्पियर आप जानते हैं कि करंट का है, ठीक ना। वोल्टेज भी, ठीक ना। पोटेंशियल का है, विभव का है। वाट आप जानते हैं किसका है, पावर का है, मीन्स शक्ति का। किसका है, वाट किसका है, शक्ति का। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां I धारा को, R प्रतिरोध को तथा T समयावधि को निरूपित करते हैं। एक जूल का नियम है दोस्तों, हीट, आप देख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू I² RT। मतलब ये बोलता है कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण जो हीट जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो समानुपाती होता है धारा के स्क्वायर के। ठीक है,
वो समानुपाती होता है चालक तार के प्रतिरोध के, और वो समानुपाती होता है कि कितने समय तक धारा उसमें बही है। तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो यही बन जाता है क्या, I² RT। ठीक है, मीन्स इसका सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में I² RT है, तो ये सी में है। कहाँ पे है, सी में है। I² RT जूल ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये केवल परमाणु की बात की गई है। परमाणु में से एक उदासीन परमाणु की हम बात कर रहे हैं, और उदासीन परमाणु की अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूक्लियस है, ठीक ना, और ये इसके चारों तरफ कक्षा है, ठीक ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं, ठीक ना, और इसमें प्रोटॉन होता है, प्लस प्लस हम लिखते हैं, न्यूट्रॉन होता है। तो बोला गया कि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मीन्स कोई भी उदासीन परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक ना, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर परमाणु उदासीन है ना, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही प्रोटॉनों की संख्या, और उसी को हम बोलेंगे परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे हम, परमाणु संख्या बोलेंगे। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा जितना प्रोटॉन होगा उसी को हम, अलग अलग है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उसी को हम परमाणु संख्या बोल सकते हैं, या जितना प्रोटॉन हो उसी को भी हम परमाणु संख्या बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अगर उदासीन परमाणु की हम बात कर रहे हैं तो जितना प्रोटॉन हुआ होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी धारा की इकाई है। ऊपर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि धारा की इकाई इसमें से क्या हो जाएगा, एम्पियर, नहीं क्या हो जाएगा, एम्पियर। वोल्ट आप जान रहे हैं किसका है, वोल्टेज का है। ओम आप जान रहे हैं किसका, प्रतिरोध का, नहीं किसका हो जाएगा, प्रतिरोध। किलो वाट आवर, ठीक ना, किलो वाट घंटा। ये जैसे वाट किसका है, वाट किसका है, पावर का है, किसका, पावर। जब भी हम पावर में, शक्ति में हम समय से गुना कर देते हैं, किससे, शक्ति में हम समय से गुना कर देते हैं, तो वो बन जाता है मेरा क्या, W बन जाता है, मीन्स ऊष्मा या काम बन जाता है। क्या बन जाता है, ऊष्मा या काम बन जाता है। ठीक है, मीन्स P×T बराबर क्या होता है, W, ठीक ना। और इसी को हम बोलते हैं क्या, किलो वाट आवर। क्या बोलते हैं हम, किलोवाट आवर। तो यहाँ पे किलोवाट आवर किसका किसका इकाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा का, क्या हो जाएगा, ऊष्मा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दिखा गया है कि धारा = Q/T, ठीक ना, और इसी को हम बोलते हैं Q/T को, मतलब आवेश बटा समय को ही बोलते हैं हम क्या, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, और ओम प्रतिरोध को दिखा दिया है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है, ठीक है। ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र, ठीक ना, है जो विभव अंतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दिखाता है। मीन्स ये हम कुछ देर पहले ही बताए थे दोस्तों कि ओम के नियम में क्या होता है कि हमेशा किसी भी चालक तार को हम देखते हैं तो किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, ये अगर सिरा A है चालक तार का और ये B है, ठीक ना, तो हमेशा इन दोनों सिरा के बीच ये अगर हम VA मान लें, ठीक है, और इसको हम VB मान लें, तो हमेशा I जो होगा, I समानुपाती जो होगा, मीन्स I जो होगा वो समानुपाती होगा चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, मीन्स VB माइनस VA के, किसके, VB माइनस VA के। अगर हम कुछ देर के लिए VB माइनस VA को भी मान लें तो I समानुपाती भी होगा, ठीक ना, और इसी को समानुपाती को हटाएंगे और यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे तो ये बन जाएगा I V/R। तो खैर सिंपली पूछा गया है कि क्या संबंध है किसी भी चालक तार में प्रयुक्त विभव
विभव अंतर धारा और प्रतिरोध के बीच में, यही तो है I इज इक्वल टू वी बटा आर, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, I बराबर वी बटा आर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, डी है, नहीं क्या है, डी है। इसी को ओम का नियम भी हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग 3 एलिमेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल इन नेचर, कंटेंस नो चार्ज। मतलब बोला गया ना कि आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 3 तत्वों में से खाली स्थान को निरावेशी माना जाता है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है -1 होता है। न्यूट्रॉन पे ये आवेशहीन होता है, क्या होता है, आवेशहीन होता है, ठीक ना, शून्य आवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का आंसर जो आ जाएगा वो आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख दिया है इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड प्रोटॉन पर धनावेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस में, प्रोटॉन पे प्लस में। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। आसान सा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का, विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना। विद्युतीय प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अच्छा, यहाँ विद्युत प्रतिरोध क्यों बोला गया है, क्योंकि हम विद्युत की बात कर रहे हैं, ठीक ना। वैसे अगर हम चल रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने गली में चल रहे होते हैं, पृथ्वी पे चल रहे होते हैं या सरफेस पे चल रहे होते हैं, तो वहाँ भी हमारे बॉडी पे, शरीर पे एक रेसिस्टेंस काम करता है, वो होता है एयर रेसिस्टेंस, ठीक ना। वो क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस, हवा का प्रतिरोध बल, ठीक ना। पानी में भी अगर हम तैरते हैं तो वहाँ पे भी पानी का प्रतिरोध बल हम पर काम करता है। ये हम विद्युत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं, इसलिए ये विद्युत बोल दिया गया है, विद्युत लिख दिया गया है, ठीक ना। तो इसका इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है HSSC ALM, ये 14/3/2020 को शिफ्ट 2 को पूछा गया है। और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको पैटर्न देखने को मिलेगा RRB ALP के लिए। तो आप टेंशन ना लें, आराम से हमारे चैनल से जुड़े और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको डिटेल डिस्कशन, फुल डिस्कशन मिलेगा दोस्तों, इसकी गारंटी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे एक था प्रतिरोध और एक प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता हिंदी में बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, हम देखते हैं कि एक फार्मूला होता है, ठीक है, प्रतिरोध का, वो होता है R इज इक्वल टू ρL/A, ठीक ना। क्या होता है, R इज इक्वल टू ρL/A। इसको ही बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको, इस इसको हम ρL/A, ठीक ना, ये लंबाई हो गया, ये चालक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अनुप्रस्थ काट हो गया। क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट। ये अगर कोई चालक तार है ना, तो इसी को हम अनुप्रस्थ काट बोलते हैं दोस्तों। यही क्या है, अनुप्रस्थ काट। और ये हो गया चालक तार की लंबाई, ठीक ना। तो हमेशा R इज इक्वल टू ρL/A, जो ये फार्मूला है, ठीक है, R इज इक्वल टू ρL/A। यहाँ से हम अगर रॉ को निकालें तो रॉ इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/L, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि एरिया का अगर हम यूनिट देखना चाहें क्षेत्रफल का, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं। तो मीटर स्क्वायर अगर हो जाएगा, मीन्स ये भी मीटर स्क्वायर है और ये इसका यूनिट मीटर। अच्छा, इसका प्रतिरोध, इसका ओम हो जाएगा ना, प्रतिरोध। तो ये 1 मीटर से एक गया नहीं, सॉरी, ये 1 मीटर से एक गया नहीं, तो यहाँ पे क्या बच गया, R इंटू 1 मीटर बच गया है, नहीं, क्या हो गया, 1 मीटर। अच्छा, इसका हम क्या लिखे थे, इसका हम ये R इंटू M है, मीन्स इसको हम क्या लिखें, ओम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर, नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया कि इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये
ओम मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 पे, ठीक ना। यदि वास्तविक करंट 200 एम्पियर है और बेस करंट 20 एम्पियर है तो पर यूनिट करंट क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमेशा एक फार्मूला होता है, ये बेसिकली ये इंजीनियरिंग पोर्शन में जाकर के पढ़ना होता है, खैर कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है पर यूनिट करंट, ठीक ना, पर यूनिट प्रति इकाई धारा। इसका जो फार्मूला होता है ये वास्तविक धारा मीन्स ये रियल करंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रियल या एक्चुअल करंट, मतलब वास्तविक धारा एक्चुअल करंट बटा बेस करंट होता है, ठीक है। क्या होता है, बेस करंट होता है। वास्तविक धारा हमको क्या दिया गया है, वास्तविक धारा जो है 200 एम्पियर है और बेस करंट क्या है 20 है, ठीक ना। तो ये क्या के क्या आ जाएगा 10 एम्पियर, नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक रेशियो है, ठीक ना, ये क्या है, रेशियो है। 200 एम्पियर ऊपर है, 200 एम्पियर नीचे है, नहीं, तो ये एम्पियर एम्पियर भी कटेगा, मीन्स 10 एम्पियर हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, केवल क्या आएगा 10 आएगा। अगर सेम समान फिजिकल क्वांटिटी है, समान भौतिक राशि है, तो समान भौतिक राशि का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, मतलब वो उसका कोई इकाई उकाई नहीं होता है, ठीक ना। क्या होता है, इकाई नहीं होगा, ठीक ना। तो ये रेशियो अगर फाइनली हम निकाले हैं तो क्या आ गया है मेरा आंसर 10 पर यूनिट, क्या बोलेंगे 10 पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब 2 एम्पियर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तब ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, ठीक ना। आप जानते हैं, ठीक है, क्या बोला है कि 2 एम्पियर विद्युत धारा जब 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तब ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, ठीक ना। देखिए ये ऑप्शन को हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा बोला है, तो ऊष्मा के लिए हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू होता है I²RT, ठीक है, क्या होता है I²RT। दोस्तों यहाँ क्या किया है ना कि ये ऊष्मा के लिए टाइम का होना ज़रूरी है, ठीक ना, टाइम का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ऑप्शन में वाट दिया है, W 4 वाट है, 2 वाट है, 8 वाट है और 1 वाट है, ठीक ना। जबकि ऊष्मा की बात बोल रहा है तो हमें हमेशा इसको जूल में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ बात किया है वाट में। हम इनडायरेक्टली ये समझेंगे ना कि ये टाइम को यहाँ ला दिया गया है, ठीक ना, टाइम को यहाँ ला दिया गया है। और जैसे ही वर्क में हम या हीट में टाइम को मीन्स ऊष्मा में जैसे ही समय से हम भाग देंगे तब वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पावर, शक्ति। और ये बनेगा I²R, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब ये I²R आ गया है, तो R कितना है मेरा 2 है और करंट कितना है 2 है, मीन्स 2 गुने 2 क्या बन जाएगा 4 वाट बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4 वाट, ठीक ना। मीन्स हम ये भी कर सकते हैं ना कि जब समय को जूल को हम समय से भाग देंगे, मीन्स ऊष्मा को हम समय से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, मीन्स शक्ति मिलेगा, ठीक ना। ये भी हम बोल सकते हैं शक्ति का मीन्स परिभाषा वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब इकाई समय में ऊष्मा, ठीक है, या इकाई समय में किया गया काम, यही क्या है, शक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सॉरी मैंने क्या बोला था I²RT, ये 2 का स्क्वायर करेंगे ना हम, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या है 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8 वाट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट ये 60 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। ये लिखा है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू अ स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मतलब वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम और 3 × 10⁻7 कूलम आवेश है, ठीक है, उनके बीच कितना बल लगेगा। जब भी दोस्तों कोई भी यहाँ पे आवेश का जो मान है तो ये 2 × 10⁻⁻7 है, मीन्स यहाँ पे बायां ओर देखते हैं तो कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस है, यहाँ पे भी 3 × 10⁻7 प्लस की बात कर रहा है, अगर माइनस होता तो माइनस हम मानते हैं। कभी भी
दो आवेश अगर नज़दीक में होते हैं तो उन पर एक बल कार्य करता है। ये अलग बात है कि आकर्षण और विकर्षण हो सकता है सिचुएशन के अनुसार कि दोनों चार्ज अलग अलग प्लस या माइनस है, या फिर दोनों सेम ही है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, लेकिन क्या लगता है, बल लगता है। और उस बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। और इसको हमेशा दिखाया जाता है 1/4πε0 Q1 गुने Q2 बटा आर स्क्वायर। मतलब 1/4πε0 Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, और ये आर स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मान होता है ऐसा यूनिट में, वो होता है 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक ना। अगर इन सब का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, F इज़ इक्वल टू 9 गुने 10⁻9 इंटू Q1 Q2 2 गुने 10⁻−7 गुने 3 गुने 10⁻−7 और बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। दोस्तों हम इसको हमेशा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हम 100 से भागा देंगे, और चूँकि आर स्क्वायर है तो 30/100। ठीक है, ये हम करेंगे। आफ्टर ऑल इन सबको करने के बाद आप देखेंगे कि ये 100 और ये 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, और फिर ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 100 और 100 ऊपर चला गया, फिर ये बचा नीचे में 100। आफ्टर ऑल फाइनली जब आंसर मेरा आता है तो फिर ये लगभग आप आता है 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये आता है। मीन्स आपको इसमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, वो वही 1/4πε0 ठीक है, Q1 Q2/r²। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये उसी तरह से बनाया हुआ है। Q1 2 × 10⁻7 कूलम, Q2 3 × 10⁻7 ठीक ना, D 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक ना, DR। ठीक है, आगे देखें, उसी को आगे लिखा है सब वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर 6 × 10⁻³ न्यूटन। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इसको जैसे ना, ये इसको क्या बोलते हैं, और एक म्यू0, ये क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं इसके बारे में कि कोई भी पदार्थ जो है वो अपने से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाने देता है, पास करने देता है, उसका ये माप है। और ये कोई भी पदार्थ अपने से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करने देता है, जाने देता है, पास होने देता है, उसका ये माप है। ठीक है, इन्हीं दोनों को रिलेट करके एक फार्मूला आता है, ठीक ना, लाइट के केस में, कि हमेशा C इज़ इक्वल टू क्या होता है, तो ये 1/√अंडर ये μ0 × ε0 होता है। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये C लाइट का वेलोसिटी है। ठीक है, अगर कोई भी दो दिया रहेगा आपको तीसरा निकालने के लिए, हो सकता है ये और ये दिया रहे, μ0 और C दिया रहे और ε0 निकालने के लिए बोले। ठीक है, या तो ε0 और C दिया रहे, μ0 निकालने को बोले, या फिर μ0 और ε0 दिया रहे, C निकालने को बोलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमेशा ε0 का एक वैल्यू होता है, वो ये होता है 8.8 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर। ठीक है, स्क्वायर होता है। ठीक ना, ये होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को हम देख लेते हैं। कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द सेम फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान खाली स्थान का पालन करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कूलम्ब फोर्स अभी हम बताए थे ना, कूलम्ब फोर्स वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलिए ना हम डायरेक्ट बताते हैं उसी चीज़ को। एफ बराबर आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक ना। इन सबको हम हटा दें अगर कांस्टेंट माने तो आप देख सकते हैं कि ये एफ जो है ना ये डिपेंड कर रहा है किस पर, R स्क्वायर पर। नहीं, ये एफ किस पर डिपेंड कर रहा है, R स्क्वायर पर। मतलब एफ जो है बल जो है R स्क्वायर के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। गुरुत्वाकर्षण में हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं, एफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू, ये यहाँ पे होता है जहाँ पे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और m1 m2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पे भी देख लीजिए कि, सॉरी दोस्तों, हाँ तो यहाँ हम बोल रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोल रहे थे, तो वहाँ पे एफ जो आ रहा है मेरा वो R स्क्वायर के इन्वर्स में आ रहा है। मतलब यहाँ भी जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। और R क्या है, R जो है, मान लीजिए ये दो कोई ग्रह है तो इनके केंद्र के बीच की दूरी क्या है, R है। क्या है, R है। मतलब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो वही बोला है कि ये किस नियम का पालन करते हैं, तो इन्वर्स स्क्वायर रूल। क्या बोलेंगे हम, इन्वर्स स्क्वायर रूल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक ना। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आप देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर मीन्स एफ उनके बीच की, केंद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आवेश है, चार्ज है, तो दोनों चार्जों के बीच की दूरी, और अगर ग्रह है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक ना। तो इस रूल को फॉलो करता है, इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। में भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये होता है, ये क्या होता है, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है बल दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तु के बीच में, उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के, ठीक ना। चलिए ठीक है, आगे हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। लिखा है टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 गिवन कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड 1 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस आर। मतलब दोस्तों पूछा है कि दो रेजिस्टेंस प्रतिरोध R1 और R2 का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध जो है 4.5 ओम है और समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध 1 ओम है, दोनों प्रतिरोध होंगे, ठीक है। तो आप, अच्छा ये तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों, ये क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में हम श्रेणी क्रम में 4.5 ओम ला पा रहे हैं। तो ये सी में देखिए, ये 3 + 1.5 क्या आ जाएगा, 4.5, ठीक है। और अगर इसी को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में हम देखते हैं, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R1 R2/R1 + R2, कोई दिक्कत। और यहाँ से हम देखते हैं तो ये क्या आता है, R1 R2 मतलब 1.5 × 3/1.5 + 3 मतलब 4.5 ये 4.5 कट करके 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो यही तो बोल रहा था, ये हमको सी ऑप्शन में मिल रहा है। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहें तो उसके लिए फार्मूला है, फर्स्ट हम इक्वेशन क्या लिखेंगे कि R1 + R2 = 4.5, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और R1, ये समांतर क्रम अगर हम संयोजन माने तो यहाँ पे क्या होगा, R1 R2/R इक्विवेलेंट, R1 R2/R1 + R2 = क्या दिया हुआ है हमें, 1 ओम। अच्छा यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं
इसको 4.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से ये फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा R1 R2 बराबर 4.5। अच्छा, इस R1 और R2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 4.5, R2 इज इक्वल टू 4.5 माइनस R1 हो सकता है, मतलब 4.5 माइनस R1 हम करेंगे और ये आएगा 4.5। नहीं, अब यहाँ से कुल हम सोल्व करेंगे इस समीकरण को, तो हमें एक क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, ठीक है। और वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, मतलब आप उसको सोल्व कीजिएगा तो वो 4.5 R2 माइनस R2 स्क्वायर बराबर 4.5। जब इसको फाइनली आप सब चीज़ सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2R स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको द्विघात समीकरण में अगर तोड़ना है तो यहाँ से हमें R2 का वैल्यू जो आएगा वो 3 या फिर 1.3/2 आता है, सॉरी 3/2 या 1.5 आएगा। क्या आएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R2 के दो वैल्यू आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से R2 मेरा क्या आ जाता है, या तो 3 आएगा या फिर 1.5 आएगा, ठीक है। और इसी में से अगर R2 को हम 3 मानते हैं तो R1 हो जाएगा क्या, 1.5, ठीक है। और अगर इसको हम मानते हैं R2 तो फिर R1 आ जाएगा 3। ये इक्वेशन में हम डाल करके फिर पता करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 19 की ओर। क्या लिखा है, द रेसिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 200 वोल्ट लैम्प इज, मतलब 100 वाट का एक लैंप है, ठीक है, उसका वोल्टेज भी है, तो लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। ये सिंपल फार्मूला है। P अगर हमें दिया हुआ है, P हमें दिया हुआ है कितना है, ये है 100 वाट, ठीक है। V इज इक्वल टू 200 वोल्ट है, ठीक है। तो P, ये R बोला है ना, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। बेसिकली ये होता क्या है दोस्तों कि P इज इक्वल टू मतलब पावर इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। यहाँ से R नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। अब ये आप पुट कर दीजिए वैल्यू, नहीं V स्क्वायर क्या है 200 है ना, V क्या है 200 है, तो 200 गुने 200 बाई P क्या है 100, ठीक है। ये कट जाएगा, ये 400 वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा, 400 में आएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए, ठीक ना। हम कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे दोस्तों कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है प्रतिरोध का R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए, इसमें हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम रेजिस्टिविटी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रतिरोधकता, ठीक है दोस्तों। आज हम इसको इतना ही रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन है, कभी किसी वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे तो किसी में 40 भी होंगे, किसी में 30 भी होंगे। इस तरह से करके हम लगभग प्रीवियस ईयर के जितने भी RRB ALP एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड रिलेटेड, DMRC में हो, चाहे तो वो SSC JEE में आए हों या फिर वो RRB JEE में आए हों, जहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है RRB ALP में, उस टाइप का क्वेश्चन या उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो खास करके RRB ALP में आ सकता है, उनको हम अपनी वीडियो में इसी तरह से कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।